हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग अगली वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स कंप्लीट किया था, मीन्स बीज का निर्माण कैसे होता है और फलों का निर्माण कैसे होता है। तो उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही फूल क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तुरंत बीजाणु क्या होते हैं, बीज में परिवर्तित होते हैं। कब होते थे? जब भ्रूण क्या होते थे, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते थे। और फल का निर्माण कैसे हो रहा था कि जैसे ही परिपक्व अंडाशय था वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते थे, तो वो किस में बदल जाते थे? फल में बदल जाते थे, तो फल का निर्माण हो जाता था। उसी के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि पुष्पों में होने वाले परिवर्तन जो थे वो क्या थे, मीन्स पुष्प में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, किस किस भाग में हो रहे थे। तो उस दिन हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। और आज हम देखेंगे कि बीजाणु में परिवर्तन क्या होते हैं, भ्रूणकोश में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, कैसे मतलब इन सभी की द्वारा तो बन रहे हैं, बीज बन रहे हैं, फल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको भी देख लेते हैं कि इनका कौन कौन सा भाग ऐसा होता है जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वो नष्ट होने के फलस्वरूप किस में परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। उस दिन का हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पुष्प में जब परिवर्तन हो रहा था वो किस किस चीज़ का निर्माण कर रहा था। आया था कि नहीं? जैसे मैं उस दिन मैंने बताया था कि जो बाह्य दलपुंज थे, ठीक, कैलिक्स जो थे वो क्या थे, पूरी तरह से गिर जा रहे थे। करोला क्या थे, लेकिन कुछ पौधे में जो बाह्य दलपुंज थे वो बड़े भी रहते थे, ठीक है। और कुछ पुष्प में जो दलपुंज थे वो भी क्या होते थे, गिर जाते थे। वर्तिकार भी क्या होता था, झड़ जाता था। जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती थी तो ये सब झड़ते जाते थे, लेकिन लास्ट स्टेज में जो अंडाशय थे वो फल में परिवर्तित हो जाते थे। उनका कोई मतलब इस तरह से समाप्त नहीं होते थे, मतलब इस प्रकार से वो नष्ट नहीं होते थे। और जो बीजाणु थे वो बीज में परिवर्तित हो जाते थे, उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी इस तरह की क्रिया नहीं होती थी कि वो नष्ट हुए, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होते थे, चेंजेज आ जाते थे, बस कि जो अंडाशय वो फल में, जो बीजाणु थे वो बीज में सीड में परिवर्तित हो जाते थे, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि जो बीजाणु हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपको डायग्राम बनाते हुए मैंने बताया था, सबसे अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं। उसके अंदर एम्ब्रियो आपका डेवलप करता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उनके चारों तरफ से, एक साइड सबसे नीचे वाले पोर्शन में क्या होते हैं, माइक्रोपाइल होते हैं, बीजाणु द्वार जिसको बोला जाता है। सेकेंड, उसके जस्ट विपरीत पार्ट्स में क्या थे, आपके चलाजा थे, ठीक। और इनमें जब परिवर्तन होता था तो अब एक मिनट, हाँ, उनके चारों तरफ से एक इंटेगुमेंट वाला भाग, मतलब एक सुरक्षात्मक आवरण पड़ा रहता था जो उस बीज को क्या करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। मतलब जो एम्ब्रियो उनके अंदर डेवलप हो रहे थे उसको वो क्या करते थे, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते थे। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि बीजाणु में जब परिवर्तन हो रहा है तो सबसे पहले उनके अंदर उपस्थित जो इंटेगुमेंट्स थे उनके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। तो उनके जो आउटर इंटेगुमेंट्स हैं वो कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, किसमें बदल रहे हैं, और जो अंतर इंटेगुमेंट हैं वो किसमें बदल रहे हैं। तो जो उनके बाह्य लेयर के इंटेगुमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, टेस्टा का निर्माण करते हैं, जिसको हम बीज चोल कहते हैं। जो उनका बाह्य लेयर का जो बीजाणु द्वार के एम्ब्रियो के बाहर वाला पोर्शन था, इस तरह से आपको दिखाया गया था, एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में इंटेगुमेंट उसको क्या करता था, घेरे रहता था। वही कह रहा है कि ये आउटर इंटेगुमेंट्स जो हैं उनमें जब चेंजेज होते हैं, जब बीजाणु में परिवर्तन होना शुरू होता है वो बीज चोल का निर्माण करते हैं, टेस्टा का निर्माण करते हैं। और उनका जो अंतः मतलब इनर इंटेगुमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, टेगमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको डायग्राम बनाया था और डायग्राम में आपको दिखा भी दिया था कि टेगमेंट आपका इस तरह से उनके अंदर, यहाँ नीचे आपका टेस्टा था और आपका इधर क्या था, टेगमेंट का निर्माण हो रहा था, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि जो फ्यूनिकल्स होते हैं, फ्यूनिकल्स जो इस तरह से नीचे लगी हुई डंठल होती है वही तो होते थे फ्यूनिकल्स। तो फ्यूनिकल्स में भी
परिवर्तन हो रहे थे। एक मिनट, फ्यूनिकल्स में भी क्या हो रहे थे, परिवर्तन होते हैं। क्या उनमें क्या चेंजेस होती हैं, जो फ्यूनिकल्स होती हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ इस प्रकार की कंडीशन भी होती है जिनमें फ्यूनिकल्स क्या होते हैं, पड़े रहते हैं। जैसे लीची में कह रहा है कि जो फ्यूनिकल्स वाला पोर्शन होता है वो एक मांसल टिश्यूज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, एक मांसल टिश्यूज के रूप में वो विकसित हो जाते हैं। जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। आप देखे होंगे लीची का भाग ऊपर से उसको कवर सीड होते हैं और अंदर क्या होते हैं, मांसल एरिया, और बीच में क्या होते हैं, सीड होते हैं। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो फ्यूनिकल्स होते हैं वो कभी कभी, या कह लो कि लीची में जो होते हैं वो मांसल टिश्यूज के रूप में क्या होते हैं, वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक। आगे बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल जो होते हैं वो माइक्रोपाइल के ही रूप में पड़े रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है। वैसे भी माइक्रोपाइल क्यों होता है, निषेचन की क्रिया के लिए जो वहाँ से परागनली निकलती है, पराग ट्यूब से जो परागनली आते हैं, पराग ट्यूब जो निकलती है वो उसी माइक्रोपाइल द्वार से, मतलब बीजाणु के द्वार से क्या होती है, एम्ब्रियोशैक तक जाती हैं और वहाँ निषेचन की क्रिया को ही तो कंप्लीट करती हैं। तो कह रहे हैं कि जो बीजाणु द्वार थे उनका कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो सेम जिस कंडीशन में वो रहते हैं सेम वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि बीजाणुकार जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। न्यूक्लियस भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि कभी कभी वो एक पतली लेयर के रूप में, एक पतली भित्ति के रूप में क्या होते हैं, वो शेष पड़े रह जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। हमेशा नहीं, और हर प्लांट्स की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। कह रहे हैं कि कभी कभी इस तरह का कंडीशन आ जाता है किसी प्लांट्स में कि जब जो उनके अंदर आपका बीजाणुकाय होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर एक पतली लेयर के रूप में वो पड़े रह जाते हैं, शेष बचे रह जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, परिभ्रूणकोश या पेरिस्पर्म कहते हैं। भ्रूणकोश किसे कहते हैं, भ्रूणकोश में उपस्थित जो एम्ब्रियो होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करता है। इनका निर्माण कहाँ से होता है, भ्रूणकोश का केंद्रक में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके फलस्वरूप आपका भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस तरह की कंडीशन आप किस प्लांट्स में देखेंगे, कुमुदनी के पौधे में। कुमुदनी के पौधे में जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं कि परिवर्तन होता तो है बट वो एक शेष पतली एकदम थिन लेयर के रूप में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट रह जाते हैं, जिसका नाम हो गया क्या, पेरिस्पर्म हो गया। आगे हम देख लेते हैं कि आपको पुष्प भी चेंज हो चुका है। ठीक, धीरे धीरे वो एक बीजांड का रूप ले लिया है, उनके हर एक भाग झड़ चुके हैं, तो वो किसका रूप लिया, बीजांड। अब बीजांड में जो परिवर्तन हुआ वो किसका रूप एक तरह से ले लिया है, भ्रूणकोश का। ठीक, तो भ्रूणकोश में अब किस तरह के परिवर्तन होंगे हम उसको जान लेते हैं कि भ्रूणकोश में जो परिवर्तन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। चेंज अंडरगोन इन एम्ब्रियोशैक, स्पेलिंग इसकी है चेंजेस अंडरगोन इन एम्ब्रियोशैक। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो भ्रूणकोश होते हैं, जो एम्ब्रियोशैक होते हैं, उनका डायग्राम आपको इस तरह से दिखाया गया था, जिनके अंदर क्या होती हैं, इस तरह से केंद्रक होती हैं, 3 एंटीकोडल सेल हो गया, इधर भी क्या थे 3, एक अपैरेटस थे। एक अपैरेटस में क्या क्या था, एक सेल थे और सिनर्जिस्ट सेल थे। ठीक, दो आपके बीच में क्या थे, पोलर सेल थे, दो आपके बीच में क्या थे, पोलर सेल थे। तो वही कह रहे हैं कि अब देखिएगा जो भ्रूण के अंदर, जब भ्रूणकोश में परिवर्तन होगा, इस कोश में परिवर्तन होगा तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या चेंजेज होंगे। कह रहे हैं कि सबसे पहले भ्रूण के जो एंटीकोडल सेल होंगे, भ्रूणकोश के अंदर उपस्थित एंटीकोडल सेल होंगे, जो एंटीकोडल सेल की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, वो सभी एंटीकोडल सेल समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आपका तो ह्यूमनस का निर्माण तो ध्रुवीय केंद्रकों के द्वारा ही होता है। कह रहे हैं कि जो एंटीकोडल सेल थे वो समाप्त हो गए। कह रहे हैं कि अब यहाँ युग्मनज, मतलब युग्मनज से जो युग्मनज जाइगोट थे, आपको पूरी तरह से पता होगा कि फर्टिलाइजेशन
क्रिया जब होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से स्पर्म एंड ओवम सीक्रेट होने के बाद वो जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर जाइगोट का ही फॉर्मेशन होता है, मतलब जाइगोट का ही निर्माण होता है। और वही जाइगोट क्या करते हैं, डेवलप करके, मैंने कल भी बताया था अगली वीडियो मतलब कि जो जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है वो कुछ टाइम पश्चात एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो भ्रूण का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब भ्रूण का निर्माण हो गया तो उसको पोषण का जरूरत पड़ेगा, पोषक तत्व तो न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी। वो न्यूट्रिशंस उनको कहाँ से मिलेंगे, भ्रूण कोश से ही तो मिलेंगे। तो भ्रूण कोश का निर्माण कहाँ से होता है, तो भ्रूण कोश केंद्रक से होता है। किसके द्वारा होता है, भ्रूण कोश केंद्रक के द्वारा। भ्रूण कोश केंद्रक से ही तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जब उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट होती है उसकी फलस्वरूप कह रहे क्या, यहाँ देखिएगा सिलेक्टेड सेल हो गया, सब हो गया, कह रहे क्या यहाँ भ्रूण कोश, जो भ्रूण का जो निर्माण हो गया, अब इनके चारों तरफ क्या हो गया, भ्रूण पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। उनके अंदर उपस्थित जो सहायक कोशिकाएं थी, सहायक कोशिकाएं थी, एक सेल भी तो आपका यहाँ है, एक सेल से भी तो आपका ह्यूमनस का ही निर्माण होते हैं। समझ में आ रहा होगा ना कि एक सेल में ही तो परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, आपके एम्ब्रियो का निर्माण होगा। कह रहे हैं कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, कौन, सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, समाप्त हो जाती है। मतलब इनकी जो सहायक कोशिकाएं होती हैं एक सेल को जो सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं वो भी पूरी तरह से क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। फिर उनके अंदर बने हुए दो पोलर न्यूक्लियाई जो ध्रुवीय केंद्रक बचे हैं उनके अंदर क्या होंगे, परिवर्तन होंगे और वो क्या करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे। और उस भ्रूण के निर्माण के फलस्वरूप उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए भ्रूण कोश का निर्माण होगा। वो भ्रूण कोश का निर्माण होगा कहाँ से, भ्रूण कोश केंद्रक में जब परिवर्तन होगा तो उनके अंदर भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। मतलब इनके परिवर्तन, इनके अंदर जो चेंजेस आएंगे तो वो भ्रूण कोश बनाएंगे। और जो उनके अंदर सिनर्जिस्ट करते हैं सहायक कोशिकाएं थी उनमें परिवर्तन होगा तो वो पूरी तरह से क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब आगे हम देख लेंगे कि असंग जनन क्या होता है। ठीक, असंग जनन जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, एपोमिक्सिस। 1-2 नंबर में इसको पूछा जाता है एग्जाम में। अभी इधर जितने भी हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट तो है, बस 1 या 2 नंबर में, बहुत लॉन्ग में नहीं। ठीक है ना, और हाँ ये लेसन भी आपके लिए मोस्टली वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं कि असंग जनन एपोमिक्सिस होता क्या है। क्या है कि कभी कभी मतलब कुछ इस प्रकार से भी कंडीशन आ जाती है कि जब पौधे का जीवन चक्र मतलब उनकी अभी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होती है, ना तो उनके अंदर युग्मक संलयन होता है, मतलब युग्मकों का आपस में संलयन मिलना भी नहीं हो पाता है, उसके फलस्वरूप ना तो उनके अंदर असूत्री विभाजन हो पाता है, मतलब मियोसिस डिवीजन भी नहीं होता है। उन सभी की अनुपस्थिति में भी कुछ भी उनके अंदर इस तरह की क्रिया नहीं होती, उसके फलस्वरूप भी क्या होते हैं, नए पौधे डेवलप कर जाते हैं। मतलब न्यू प्लांट्स क्या होते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? कह रहे हैं कि कभी कभी इस प्रकार की मतलब कंडीशंस आ जाती हैं कि जब पौधे का भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मतलब जीवन चक्र अभी पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, ना तो उनके अंदर कोई युग्मक संलयन होगा, मतलब युग्मक संलयन जानते ही होंगे कि मेल और फीमेल का मिलना, तो ना तो उनके अंदर युग्मक संलयन ही हो पा रहा है और ना ही उनके अंदर मियोसिस डिवीजन हो रहा है। उसके फलस्वरूप भी मतलब अभी ये सभी क्रियाएं होने को बाकी हैं, मतलब अभी ये एब्सेंस हैं, तो उसके बाद एब्सेंट होने के फलस्वरूप भी उनके अंदर एक न्यू प्लांट्स जनरेट कर जा रहा है, विकसित हो जा रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे आपका क्या है, अनिश्चित फलन। दो है, नाम तो बिल्कुल हूबहू समान है, बस कंडीशन क्या है, एक प्लांट की क्रियाएं हैं और एक अनिश्चित जनन, एक
एनिमल की क्रियाओं को दर्शा रहा है। मे भी वो भी प्लांट्स भी होता है, बट दोनों एक ही नाम है, बस थोड़ी सी चेंजेस है, अनिषेक फलन और अनिषेक जलन। ठीक, अनिषेक फलन क्या होते हैं? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि कुछ पौधे, अपने लैंग्वेज में जानने की कोशिश अगर करते हैं तो ये जान लीजिए कि कुछ पौधे इस प्रकार से होते हैं कि जिनमें कोई भी निषेचन अभी नहीं होता है और बिना निषेचन के ही वो एक नए फल में विकसित हो जाते हैं या नए फल मतलब फल का निर्माण कर दें तो वो अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक, मतलब उनके अंदर कोई भी निषेचन की क्रिया ना हो, जिसको हम अगर बिना निषेचन का कोई भी बीज बन जा रहा है, कोई फ्रूट्स का निर्माण हो जा रहा है तो वो किस प्रकार का बीज कहलाएगा या किस प्रकार के फ्रूट्स कहलाएंगे। और वैसे भी अगर निषेचन नहीं होंगे तो उनके अंदर तो सबसे पहली बात तो वो उनके अंदर जो है बीज का बनना ही नहीं पाया जाएगा। निषेचन होगा तभी तो उनके अंदर सीड्स का निर्माण होगा, लेकिन अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्टली क्या बनाएंगे? फल बनाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कुछ पौधे में परागण एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन के वो फल का निर्माण करते हैं। किंतु कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से जब फल का निर्माण हो जाता है तो किंतु इस प्रकार के फल में बीज नहीं बनते हैं। क्या हो गया कि कुछ पौधे परागण तथा निषेचन, पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बिना फल का निर्माण करते हैं, लेकिन उनमें उनके फल में जो होते हैं वो बीज का निर्माण नहीं होता है। जब बीज का निर्माण नहीं होगा तो इस प्रकार की प्रोसेस क्या कहलाएगी? अनिषेक फलन कहलाती है। लेकिन कह रहे हैं कि अतः अनिषेक फलन के द्वारा प्राप्त फल बीज रहित होते हैं। अगर उनमें फल नहीं बने हैं वह प्रक्रिया क्या कहला रही है? अनिषेक फलन कहला रही है। और अगर सिंपल तरीके से हम जान लें तो कह देते हैं बिल्कुल एक लाइन में कि जो अनिषेक फलन होते हैं उनके जो फल बनते हैं वो पूरी तरह से बीज रहित होते हैं, मतलब उनमें बीज का कहीं नामो निशान तक नहीं होता है। ठीक, आया समझ में? जैसे में इनके टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप। अनिषेक फलन आपका 2 तरह से होता है। कौन कौन सा? प्राकृतिक अनिषेक फलन और आपका होता है सेकेंड कृत्रिम अनिषेक फलन। आप जानते होंगे प्राकृतिक तो अभी बता ही दिया गया कि मतलब उनके अंदर निषेचन के बिना ही जो अंडाशय होंगे वो डायरेक्टली फल का निर्माण कर देंगे। ठीक, सीधे फल का वो अंडाशय निर्माण अगर कर दे रहे हैं तो वो अनिषेक फलन कहला दिया। और अनिषेक आर्टिफिशियल जो पार्थिनोकार्पी होते हैं उनके अंदर क्या होंगे? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कृत्रिम, मतलब वो मानव के ही द्वारा कराए जाते होंगे। तो मानव के द्वारा आजकल देख रहे होंगे कि आप बहुत सारी सब्जियां हैं बिना सीजन की ही वो मार्केट में आ जा रही हैं। देख रहे होंगे ना कि जो सब्जियां हैं वो बिना सीजन के ही मार्केट में क्या हैं? अवेलेबल हैं। तो उनके अंदर इस प्रकार से कौन सी क्रियाएं कराई जा रही हैं कि वो जैसे तैसे बिना सीजन के ही मार्केट में आ जा रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि उनके अंदर हार्मोन्स, या तो लोग हार्मोन्स का इंजेक्शन दे देते हैं उनको, ठीक, जिसके कारण वो जल्दी से ग्रो कर जाता है, या उनके अंदर उसके ऊपर जो है हार्मोन्स का छिड़काव कर देते हैं जिसके कारण वो आसानी से। लेकिन एक चीज़ सही है कि वो वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी जो होते हैं उसमें पुष्प जो होते हैं वो वृद्धि हार्मोन्स की छिड़काव करने पर कह रहे हैं कि उनके जो पुष्प होते हैं जैसे ही पुष्प लिया उसमें हार्मोन्स की छिड़काव कर देते हैं और हार्मोन्स के छिड़काव के फलस्वरूप क्या होते हैं? वो अंडाशय से बीज रहित फल विकसित कर देते हैं। मतलब उनके अंडाशय अभी पुष्प में विकसित हुए, उसमें छिड़काव किया गया हार्मोन्स का, और वही अंडाशय क्या होते हैं? एक बीज रहित, मतलब जिसमें बीज नहीं पाया जाता, इस प्रकार के फल का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे टमाटर अगर बिना सीजन का आता है और आप उसको कट करते हो तो देखते होंगे कि उसमें सीड नहीं पाए जाते हैं।
का नामो निशान तक नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, लौकी होता है और भी बहुत सारे हैं इस तरह से कि जो हार्मोन्स के छिड़काव से क्या होते हैं आसानी से उत्पन्न कर लिए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं नेचुरल पार्थेनोकार्पी क्या होते हैं। जब पुष्प का अंडाशय स्वतः, जब पुष्प का अंडाशय मतलब जो पुष्प होते हैं उनके अंदर उपस्थित जो अंडाशय होते हैं, अगर वो स्वतः ही फल का निर्माण कर देते हैं, मतलब अपने द्वारा ही अगर वो फल का निर्माण कर देते हैं या फल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह प्राकृतिक अनिषेक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक अनिषेक फलन कहलाता है। जैसा कि किसमें पाया जा रहा है आपका केला में, अनानास में और बिना बीज वाला जो अंगूर आता है। मार्केट में देखे होंगे कि कुछ अंगूर होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, ब्लैक वाले में तो सीड्स होते हैं लेकिन अंगूर में क्या होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं। तो वो क्या होते हैं? प्राकृतिक अनिषेक फलन कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी, इनमें पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करने पर अंडाशय से फल रहित बीज रहित फल का क्या होता है? निर्माण होता है। किसके फलस्वरूप? हार्मोन्स छिड़काव के फलस्वरूप अंडाशय से बीज रहित बिना बीज के का ही फल का निर्माण होता है, जैसे अंगूर और टमाटर। ठीक, अंगूर और टमाटर ये आपका आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी कहलाते हैं। कभी कभी अंगूर भी आप देखे होंगे बिना सीजन के ही आ जाते हैं, वो मीठे नहीं लगते, उनके टेस्ट भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अनिषेक जनन क्या होता है। ठीक, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि निषेचन के बिना अंडाशय से फल या अंडे से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। किसके पश्चात? निषेचन के बिना, मतलब उनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है, उसके फलस्वरूप ही उनके अंडाशय क्या होते हैं? डायरेक्टली फल में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक, दोनों एक ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। अब कह रहा है कि ये 3 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के थे? 2 तरह के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। और ये आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। सरल फल क्या होते हैं? कि जो अंडाशय से एक ही फल का निर्माण करते हैं। सरल फल किसे कहते हैं? कि जिनमें अंडाशय के द्वारा एक ही फल का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल फल कहते हैं। पुंज फल क्या होते हैं? कि इस प्रकार के फल जो बहुअंडपी होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे अंड कोशिकाएं होती है, अगर ये अंड सेल होते हैं, ये क्या होते हैं? इनके बीजांड जो होते हैं वो बहुअंडपी होते हैं। बहुअंडपी होने के साथ साथ वो युक्तांडपी होते हैं। वियुक्तांडपी क्या होता है? एक साथ क्या होते हैं? वो मिले होते हैं। उनके द्वारा अगर अंडाशय से अलग अलग फल बने, युक्तांडपी मतलब बहुअंडपी तो थे ही, तो बहुअंडपी है तो इस प्रकार से उनके अंदर बहुत सारे अंडे का निर्माण भी तो होगा। वही डायरेक्ट वो जो होते हैं वियुक्तांडपी होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडाशय से अलग अलग फल बने। वो भी फल किस प्रकार के हो? समूह में हो। अलग अलग फल बने बट वो क्या हो? समूह में हो। इस प्रकार का कंडीशन क्या कहलाता है? पुंज फल कहलाता है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है जिस भी पौधे में, उसे हम पुंज फल कहते हैं। लेकिन इस प्रकार का पाया किसमें जाता है? इस तरह की कंडीशन किसमें हम देखेंगे? स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी में जो होते हैं वो पुंज फल होते हैं या पुंज टाइप के ही फल होते हैं। उनके अंदर जो होते हैं बीजांड वो बहुअंडपी होते हैं, बहुत सारे अंडों से मिलकर के बने होते हैं और वो हमेशा क्या होते हैं? युक्तांडपी अंडाशय के रूप में ही रहते हैं। जिसके बाद जब वो फल बनाते हैं ना, तो वो अलग अलग फल बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? एक गुच्छे में होते हैं, एक समूह में होते हैं। आगे क्या हम देखेंगे? संग्रहित फल क्या होता है? क्या देखेंगे कि संग्रहित फल किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि जब संपूर्ण पुष्प, मतलब जो संपूर्ण पुष्प होते हैं, किसी भी पौधे में जो पुष्प लगे होते हैं, वो पुष्प कि कोई ऐसा भाग ना हो जो गिरे भी ना और झड़े भी ना। ठीक, संपूर्ण
निर्माण कर दे। ठीक, उनके अंदर अगर फल का निर्माण हो जाए तो वो क्या कहलाती हैं? संग्रहित फल कहलाती हैं। याद रखिएगा, उन्हें हम संग्रहित फल कहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन आप किसमें देखेंगे? शहतूत में, जो गांव में आपको मिल जाती होगी शहतूत ठंड की सीजन में, और आपका कटहल में। शहतूत और कटहल में हम संग्रहित टाइप के फल देखेंगे, मतलब ये संग्रहित फल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि बहुभ्रूणता क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होते हैं। ठीक, तो आप बताएंगे क्या कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होते हैं? कह रहे हैं कि जो बीजांड होते हैं उनमें से एक या एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। बीजांड से एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक मिनट हम इसको इरेज करके फिर इसको हम समझा देते हैं। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज आपका रिलेशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप नोट्स बना करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रोवाइड करेंगे, उस पर आप सेंड कर दीजिएगा। मैं देख लूँगी कि कितने लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है आप पढ़ तो नहीं रहे हो, बट हाँ उम्मीद लगाई हूँ। बीजांड से एक से अधिक, अभी मैंने बताया ना, बीजांड से एक या एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना ही पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। आया समझ में? क्या कह रहा है कि जो बीजांड होते हैं, ठीक, उनसे या तो वो एक या एक से अधिक अगर एम्ब्रियो का निर्माण कर देते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है उनके अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? बहुभ्रूणता कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? बहुभ्रूणता कहलाते हैं। बहुभ्रूणता कितने टाइप से होता है? बताइएगा। टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट आपका है, ये कितने टाइप के होते हैं? ओनली वन मिनट। ये आपके होते हैं 3 टाइप्स। होते हैं, ठीक, कौन कौन से होते हैं? सरल, मिश्रित और बोलिएगा विदलन। सरल, मिश्रित,
आगे है बहुक्रूरता, सरल बहुक्रूरता, मिश्रित बहुक्रूरता, और आपका तीसरा क्या है, विदलन। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? सरल बताइएगा, नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? इसमें बीजांड में, इसमें क्या होंगे कि जो बीजांड होंगे उनमें एक से अधिक भ्रूणकोश पाए जाएंगे। निषेचन के पश्चात वो क्या होंगे, कई स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ हम बता देते हैं कि सरल बहुक्रूरता क्या होता है। सरल बहुक्रूरता होता क्या है? ठीक, इस प्रक्रिया में एक या अधिक क्या हुआ, इस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक, और यहाँ एक चीज और बढ़ा लेते हैं, इस प्रक्रिया में बीजांड से, ठीक ना, आगे किससे निर्माण होगा, उससे तो नहीं हो जाएगा ना। तो इस प्रक्रिया में बीजांड से एक या अधिक भ्रूणकोश पाए जाते हैं। भ्रूणकोश पाए जाते हैं। निषेचन के पश्चात कई कह रहे हैं कि जो सरल बहुक्रूरता होती है उस प्रक्रिया में जो बीजांड होते हैं, जो बीजांड होते हैं उनमें एक भी या उनसे अधिक भी एम्ब्रियो सेट का अगर पाया जाना हुआ तो उससे क्या होते हैं कि बहुत सारे निषिटांड, ठीक है ना, मतलब कुस्पोर बनते हैं, पाए जाते हैं। इसके पश्चात बहुत से कुस्पोर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल बहुक्रूरता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सरल बहुक्रूरता कहते हैं। जैसे जैसे कि किस प्रकार के पौधे में होते हैं बताइएगा। सरसों आप देखे होंगे, सभी लोगों के घर होगा, वही ब्रैसिका में। सरसों में इस प्रकार का होता है सरल बहुक्रूरता। देखने में तो वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर ही क्या होते हैं, बहुत सारे बीजों का, स्पोर का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सरल बहुक्रूरता कहते हैं। अब मिश्रित बहुक्रूरता क्या होंगे कि इनमें एक से अधिक परागनलिका बीजांड में आती हैं। कितने, मिश्रित बहुक्रूरता क्या होते हैं, एक से अधिक परागनलिका पॉलन ट्यूब जिसको हम कहते हैं। एक मिनट वेट करिएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया, मिश्रित जो होते हैं इनमें एक से अधिक परागनलिकाएं क्या होती हैं, बीजांड में जाती हैं। अदर में क्या होती हैं कि एक ही परागनलिका क्या होती है, माइक्रोकॉइल के अंदर प्रवेश करती है। ठीक, माइक्रोकॉइल के अंदर प्रवेश करके वो बीजांड में प्रवेश करती है। लेकिन मिश्रित बहुक्रूरता में क्या होते हैं, जहाँ बहुत सारे बहुक्रूरताओं का निर्माण होता है, बहुत सी भ्रूण का निर्माण होता है, उस कंडीशन में क्या होती हैं कि इस प्रक्रिया में जो होते हैं एक से अधिक जो पॉलन ट्यूब होती हैं वो बीजांड में प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ, बीजांड में प्रवेश करती हैं। उसके अतिरिक्त मतलब
इतने ज़्यादा, जब बीजांड में एक से अधिक पराग नलिकाएं प्रवेश करेंगी तो उनके द्वारा बहुत सारे वहाँ परागकण भी तो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स भी तो वहाँ प्रवेश करेंगे। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक तो रिएक्शन डायरेक्टली करता है और बाकी जो बचे हुए होती हैं कोशिकाएं या युग्मक गैमीट्स वो वहाँ क्या करती हैं, सहायक कोशिकाओं मतलब सिनर्जिस्ट सेल के साथ तथा एंटीकोडल सेल के साथ क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं। सहायक कोशिकाओं के साथ ही वो क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। इससे निर्मित कह रहे हैं जब उन लोगों से जुड़ जाती हैं तो कह रहे हैं उनसे निर्मित द्विगुणित कोशा से भ्रूण का निर्माण होता है। उनसे जुड़ने के बाद भी वहाँ क्या होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं उनसे भी क्या होते हैं, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं। द्विगुणित मतलब होता है ना 2n, तो 2n कोशिकाओं से भी क्या होते हैं, भ्रूण का निर्माण हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रोसेस क्या करती है, मिश्रित बहुभ्रूणता कहलाती है। समझ में आया कि मिश्रित बहुभ्रूणता क्यों इसको नाम दिया गया, क्योंकि वहाँ एक से अधिक पराग नलिकाएं क्या करती हैं, बीजांड में प्रवेश करके और वो जो है ध्रुवीय केंद्रक के अलावा भी उनके साइड में जो एंटीकोडल सेल और सिनर्जिस्ट सेल होती हैं, मतलब एक सेल के अलावा ऐसे कर लीजिए, एक सेल के अलावा जो उनके अंदर सिनर्जिस्ट सेल होती हैं और आपकी एंटीकोडल सेल होती हैं, उनके साथ वो क्या करती हैं, संयुग्मित होना शुरू हो जाती हैं या संयुक्त हो जाती हैं। और संयुक्त होकर के वो क्या करती हैं, इनसे निर्मित द्विगुणित कोशा मतलब उनसे जब निर्मित द्विगुणित कोशाएं 2n स्ट्रक्चर्स निकलती हैं वो भ्रूण का क्या करती हैं, निर्माण कर देती हैं। विदलन बहुभ्रूणता क्या कहलाता है, विदलन मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, अलग होना, अलग अलग भागों में बंटना है तो विदलन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की बहुभ्रूणता जो होती हैं उसमें जो जाइगोट होते हैं वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं। कौन, इनके अंदर जो प्रेजेंट जाइगोट होते हैं वो 2 भागों में भी हो सकते हैं या उनसे अधिक भागों में भी हो सकते हैं। और वो दोनों मतलब जितने भी भागों में अगर वो बंटते हैं वो सभी भाग क्या करती हैं, एम्ब्रियो का भ्रूण का निर्माण कर देते हैं और वो सभी भ्रूण आपका विदलन बहुभ्रूणता कहलाता है, या वो सभी भ्रूण विदलन बहुभ्रूणता के अंतर्गत आते हैं। मीन्स उनके अंदर एक तो बना ही था, उसके अलावा 1 से 2 बन गए, 2 से हो सकता है कई भी बनना में, कई भागों में वो विभाजित हो जा रहे हैं। ये सभी भागों में तो वही होगा ना, केंद्रक का निर्माण हो रहा है, तो इन सभी भागों से नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है, आसानी से हो सकता है, ये नए भ्रूण को निर्माण कर सकती हैं। तो ये विदलन जब ये जो भाग पार्ट्स अलग हो गए, ये अलग होकर के एक अलग भाग भी बना सकते हैं, यही हो गया ना। इस प्रकार की प्रक्रिया किसमें होती है, निम्फिया में पाई जाती है, ये एरियम ओडोरम में पाई जाती है। और ये आपकी ब्रैसिका में, सिंपली आप सरल भ्रूणता को शर्षों में देख सकते हो, मिश्रित बहुभ्रूणता को आप एरियम ओडोरम में देख सकते हैं और विदलन बहुभ्रूणता जो है निम्फिया के बीजों में आप देख सकते हैं या निम्फिया के सीड्स में आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुभ्रूणता क्या होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब बहुत से भ्रूणों का निर्माण हो जाए, बहुत से एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता कहलाएगा, जिसको हमने 3 टाइप में पढ़ लिया है। अब आपका क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ देता है कि भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर क्या होता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भ्रूण कोश जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूण कोश जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो भ्रूण कोश क्या होते हैं, जिसमें आपका एक सेल वगैरह क्या होते हैं, निवास करते हैं। और आपका जो भ्रूण कोश होता है वो किस स्ट्रक्चर में होता है, अवगुणित संरचना में वहाँ पाया जाता है। जबकि आपका भ्रूण कोश जो होता है वो किस कंडीशन में होता है, त्रिगुणित में होता है। ध्यान रखिएगा, इसका 2 गुना होता है क्योंकि वो केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप होते हैं ना। केंद्रक में जब विभाजन होता है उसके फलस्वरूप उसका बनना पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप केंद्रक भ्रूण कोश बनता है, फिर उसके फलस्वरूप जो होते हैं उसमें जब डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट होती है तब जाके भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये क्या होती है, एक त्रिगुणित संरचना में होती है, ठीक है। आपका भ्रूण कोश जो होता है वो एक बीजांड होता है, जबकि आपका भ्रूण कोश जो होता है वो बीजों को क्या करते हैं, या कह लीजिए ऐसे कि यह बीज में होता है, मतलब उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए भ्रूण कोश होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कह लीजिए कि जो भ्रूण कोश होते हैं उनके अंदर निषेचन से पहले निषेचन क्रिया में जो होते हैं कि बीज बनते हैं, ठीक।
यह निषेचन क्रिया से पहले बनता है। जैसे मतलब अभी कह लीजिए कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट नहीं होती है तो उसके पहले ही आपका एम्ब्रियो शेल का निर्माण होता है। लेकिन ब्रोडपोस्ट का निर्माण कब होता है? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है तब आपका उसके बाद ब्रोडपोस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, आपकी जो ये होती हैं एम्ब्रियो शेल जो होती हैं उनके अंदर भोज्य पदार्थ संचय नहीं होता है, मतलब वो भोज्य पदार्थों का संग्रह खुद नहीं करती हैं। उन्हीं जब उनके अंदर केंद्रक का डिवीजन भ्रूणकोष केंद्रक का जब डिवीजन होता है तब जाकर के भ्रूणकोष बनती हैं, तो वो भ्रूणकोष क्या करती है? उनके अंदर भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? संग्रह करती हैं, मतलब वो भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। आपका एम्ब्रियो शेल जो होते हैं उसके अंदर होते हैं एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल और पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्र, ये सभी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपका इसमें सभी कोशिकाएं जो होती हैं समान प्रकार की तथा त्रिगुणित होती हैं। किसमें? भ्रूणकोष में जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? समान प्रकार तथा त्रिगुणित होती हैं। और आपका ये जो एम्ब्रियो शेल होते हैं जिसको हम भ्रूणकोष कहते हैं उनमें एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल और आपका पोलर सेल मतलब ध्रुवीय केंद्र, ये सभी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक, आपका देखिएगा गौभ्रूणता आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, आपका निषेक फलन भी पूछा जाता है 1 या 2 ही नंबर में, तो ये लेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जितना भी पढ़ाया गया है प्लीज़ आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी हम उसका टेस्ट इसी तरह से आपसे ले सकते हैं। क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे और आपको टाइमिंग आपको दे देंगे, आप उतने टाइम के अंदर हमें क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करके और भेजेंगे। इस वजह से आप हमेशा जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा, आज ही बता दे रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा, जितना भी पढ़ा दिया गया है वो सभी अच्छे से समझ में आया भी होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो थैंक यू।